हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 14, एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड, नहीं, एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय, अब आप मेरे फोकस कर देना किरण, एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड इज एज अंडर, सन्ड्री एसेट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 5000 इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और रिजर्व भी है, डिवेंचर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी है। पी लिमिटेड हैज एग्रीड टू इशू 9% preference share of 100 each in the ratio of 3 shares of P Limited for 4 preference shares in old company। ये तो हो गई हमारी स्वैप रेशो हो गई, थैंक यू बोलो सारे बच्चे। टू इशू टू डिवेंचर होल्डर इन एस कंपनी 8% डिवेंचर एट ₹96 in lieu of debentures in S company which are to be redeemed at 20% premium। हम डिवेंचर के बदले में डिवेंचर देंगे, क्या परचेज कंसिडरेशन में डिवेंचर को दी जाने वाली रकम भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होती है? ना, पीसी केवल और केवल मालिकों की जो होती है, और मालिकों की पीसी कौन सी होती है? केवल और केवल जो उन्हें मिल रहा है इक्विटी को और प्रेफरेंस को। डिवेंचर को क्या मिलता है? दैट इज नॉट परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि हम उनसे कुछ खरीद नहीं रहे, हम उनको उनके अमाउंट चुकता करने, वैसे ही चुकता करने थे। इसका ना हम तो देखते हैं हमने कितने का धंधा परचेज किया, उसके लिए हमें सिर्फ चाहिए पेमेंट टू इक्विटी क्या है, पेमेंट टू प्रेफरेंस क्या है। ये पॉइंट डिवेंचर का किसी भी काम का नहीं है। फिर उसके बाद टू पे ₹20 per share in cash and to issue 6 equity shares of ₹100 each, market value ₹125 in lieu of every 5 shares held in S Limited, and to assume the liability to trade creditors। वो कहता है जी आपको अपने पास ये पेमेंटें करनी है, 9% प्रेफरेंस शेयर की, डिवेंचर लेना नहीं, ₹20 कैश की और इक्विटी शेयर्स की। और ये एज्यूम का मतलब क्या होता है? एज्यूम का मतलब होता है टेक ओवर करना, लिख लो किताब में, टू एज्यूम मतलब टू टेक ओवर द लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स। बेटे लायबिलिटी टेक ओवर करना, ये कोई पेमेंट थोड़ी ना हुई, हम सिर्फ पेमेंट मेथड से पीसी निकालेंगे, ओनली एंड ओनली पेमेंट्स ढूंढनी है आपने। तो हम लोग अपने पास यहां पेमेंट्स की वर्किंग करेंगे, पेमेंट कितनी कितनी आती है, आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से पेमेंट्स को टोटल लगाते हैं। पहले पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स एंड अमाउंट्स। पेमेंट टू सबसे पहली पंक्ति में क्या लिखता है? वो लिखता है टू इशू 9% प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट इन 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन द रेशियो ऑफ 3 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ पी कंपनी फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स। वो कहता है पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैसे करनी है? 9% प्रेफरेंस शेयर में 3 प्रेफरेंस शेयर देने हैं हर 4 के बदले में, इंटू 2000। चेक फ्रैक्शन नहीं आ रही, थैंक यू, नहीं फ्रैक्शन आ रही तो धन्यवाद दोस्त को, मल्टीप्लाइड बाय नई कंपनी का शेयर कितने रुपए का है, कुछ लिखा नहीं, तो क्या लीजिएगा? जो उसकी शेयर की पार वैल्यू है। ये अमाउंट आ गया 1,50,000 रुपए। सवाल में बेटे कहीं भी 100 के स्थान पर मार्केट वैल्यू होती तो मार्केट वैल्यू लेते, वो नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने अपने पास पार वैल्यू को यूज कर लिया। आगे देखते हैं, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स को लेना नहीं, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, मैंने इस बार बस लिख के दिखा दिया। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हम क्या करेंगे? इन कैश क्या देंगे जी? ₹20 पर शेयर, 5,000 इक्विटी शेयर्स को देना है। कहता है टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश एंड इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मार्केट वैल्यू 125 इन ल्यू ऑफ 5 शेयर्स। वो कहता है ₹20 पर शेयर इन कैश देंगे, तो ये कितना हो गया? 1 लाख। और इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम और क्या देंगे जी? इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर देंगे? इशू करेंगे 6 इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ एवरी 5 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय, कितने अमाउंट आ गया? 5,000। चेक फ्रैक्शंस नहीं है फ्रैक्शन, तो 6,000 को गुना करें। बेटे किससे गुना करूं? 100 से कि मार्केट वैल्यू से? मार्केट वैल्यू से। ये अमाउंट आ गया 7.5 लाख। हमारी परचेज कंसिडरेशन कितनी आ गई? 10 लाख। सर हमें एक पॉइंट डाउट है इसके अंदर कि क्या ये ₹20 कैश प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलना चाहिए था?
नहीं बेटे, उसने प्रेफरेंस वालों का पॉइंट अलग लिखा है। उसने लिखा है प्रेफरेंस शेयर को तो प्रेफरेंस शेयर दे दो, और ये पॉइंट उसने इकट्ठा लिखा है कि कैश देंगे 20 रुपए और इक्विटी शेयर देंगे। तो ये इक्विटी के संदर्भ में पॉइंट लिखा है, यानी ये पॉइंट आपके सवाल में अलग था, ये पॉइंट अलग था। तो प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दीजिए और इक्विटी को कैश भी देना है, और आपने इक्विटी शेयर के बदले में इक्विटी शेयर भी देने हैं। इस तरह के बेटे सवाल होते हैं। हम अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तभी कर पाएंगे हम जब अपने परचेज कंसिडरेशन निकालने सीख चुके होंगे। तो हम लोग अपने पास आज क्या सीख रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन निकालना सीख रहे हैं। उसी में हम आगे चल रहे हैं। सर अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है स्वैप रेशो, तो आपने बता दिया भाई स्वैप रेशो नहीं है तो क्या यूज कर लेंगे? वैल्यू यूज कर लेंगे, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी बटा वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। सर अगर वैल्यू भी ना दे रखी हो, ये भी नहीं दे रखी, अगर क्वेश्चन में वैल्यू भी मिसिंग है, तो हम तब क्या करेंगे? हमें तब क्या करना पड़ेगा? बेटे मेरी बात सुन लो, 10 में से 8 सवालों में पीसी गलत निकालता है बच्चा। 10 में से 8 सवालों में बच्चा पीसी गलत निकालता है, और पीसी गलत तो सारी अकाउंटिंग गलत। इसका मतलब मेरा ध्यान अभी अकाउंटिंग पर तो है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं बेटे क्वेश्चन में पीसी कैसे निकालते हैं, पहले तो हम पीसी की चर्चा कर लें। बस वो पीसी निकालने के लिए मैं आपको पूरी वैरायटी करा रहा हूं। मैं कह रहा हूं पूरी चर्चा कर डालो कि पीसी निकालनी है, पीसी किसको लेते हैं, फॉर्मेट क्या है, पीसी में क्या क्या चीजें होती हैं, स्वैप रेशो को गुना कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डील कैसे करते हैं। स्वैप रेशो ना दे रखी हो तो वैल्यू बटा वैल्यू लेकर चलते हैं। और अब मैं अपनी अंतिम बात, बल्कि एक बात और बाद में बोलूंगा, लगभग अंतिम समझ लो, अंतिम बात बोल रहा हूं कि अगर वैल्यू भी ना दे रखी हो तो वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। अब वैल्यू निकालनी पड़ती है, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हां बिल्कुल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जो वैल्यू हम निकालते हैं, उस वैल्यू को जो हम निकालते हैं उस वैल्यू को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं ना, मुझे पेपर चाहिए थोड़े से, मैं जरा पेपर आपके यहां से लेकर आऊं पहले। हाँ पेपर देना जरा मुझको, रद्दी थोड़ी सी, रद्दी मतलब ठीक ठाक पेपर हो। बस ठीक है, इतने से काम बन जाएगा।